हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, ये टेस्ट सीरीज नंबर 27 है। बहुत लोग जैसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर 27 के बाद सीधा 29 कैसे आ गया। तो मैं बता दूं 27 जो होता है ये आपका जीएस पार्ट होता है, 28 नंबर सी सेट होता है, इस कारण एक एक गैपिंग हो जाता है। ठीक है, तो 27 28 ऐसा एक एक दिन में एक एक टेस्ट सीरीज होता है, इसलिए गैपिंग में आपको नहीं मिलता वो टेस्ट सीरीज का। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। ये आपका सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज देखो, जनवरी फरवरी फरवरी में तो होता ही है एग्जाम, तो हम कंटिन्यू टेस्ट सीरीज देते रहेंगे तो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रांग रहेगा। इससे हमारा साथ ही साथ एसआई में जो पेपर होगा उसका भी सिलेबस सेम ही है, तो उसका भी स्ट्रांग हो जाएगा पेपर सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जो कृत्रिम वर्षा वाले मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा होता है। जो कृत्रिम वर्षा किया जाता है उसमें कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में डायरेक्टली आंसर बताते जाऊंगा। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो मेघ बीजन का प्रयोग होता है वो रसायन का नाम है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, तो फर्स्ट का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस बार बहुत अच्छा से साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ था सिलेबस, तो देखते हैं इसमें कैसे दिया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ये देखिए हम जो है फॉर्मूला में देखते हैं इसी को अलग अलग, जैसे बहुत सारा ऑप्शन दिया, तो सेकंड का क्या, इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं, सामान्यतः बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला सभी को पता है कि सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट बोले ना, तो NaCO3। ये आगे और कुछ क्वेश्चन मिलेगा उसमें दिखेगा, तो बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जंग लगने से लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्या हो जाता है, जब भी जंग लगता है लोहे में तो उसका जो भार है वो बढ़ने लगता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो चौथा का करेक्ट आंसर इज डी, ये एल्यूमिनियम होता है। क्रायोलाइट क्या होता है, एक एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कार के ड्राइवर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो एयर बैग होता है वो क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ से बना होता है। तो इसमें क्या चीज़ होता है वो देख लेते हैं। एयर बैग में क्या भरा होता है ये पूछ रहा है, सोडियम कार्बोनाइट। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, तो पांचवा का करेक्ट आंसर इज बी, सोडियम एजाइड होता है। ठीक है, इसमें सोडियम एजाइड होता है। इसमें कौन क्या एयर बैग में होता है बोल रहा है, सोडियम एजाइड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन बन भी सकता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया था, ये प्यून के क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चींटी के काटने पर किसका अंतः छेपन होता है। इसमें कौन सा एसिड होता है चींटी के काटने पे उस जगह पे, तो छठवा का करेक्ट आंसर क्या है, उसमें फार्मिक एसिड होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, इस टाइप का देता ही देता है। क्या होता है, इसमें फार्मिक एसिड होता है, उस जगह पे फार्मिक एसिड आ जाता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये हम जो है साइंस का जब भी 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रीन हाउस में बहुत सारे जैसे दिए रहते हैं, तो सातों का करेक्ट आंसर क्या होता है, देखिए उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, N2, ये इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि ट्राई ट्राइनाइट्रोटोलुइन क्या है, एक तरह का क्या चीज़ है पूछा है। ये कीटाणुनाशक है, विस्फोटक है, जीवाणुनाशक है, ये क्या है, आठवां का करेक्ट आंसर ये एक विस्फोटक होता है एक्स पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है। इस बार साइंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा दिया और इजी इजी भी दिया हुआ है। जैसे पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है, तो नौवां का करेक्ट आंसर क्या होता है। भाई हम इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, पानी भी नहीं डालते। पेट्रोल में अगर आग लग जाती है, कहीं कहीं भी आग लग जाए, तो सबसे उत्तम है रेत को डाल दीजिए, बुझ जाता है। वहाँ पे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में रेत रखे रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। जो लेड पेंसिल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो लेड पेंसिल होता है ना उसमें किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है, तो 10वां का करेक्ट आंसर भाई ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें लिखा रहता है ग्रेफाइट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। संचारण का उदाहरण है, 11वां का करेक्ट आंसर, संचारण किसका उदाहरण है, तो ये संचारण का उदाहरण जो है 11वां का करेक्ट आंसर इज डी, भाई चांदी का काला लेप भी लगाया जाता है, कॉपर का हरा लेप होता है, लोहे का भूरा लेप, ये सभी संचारण का ही एक उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे इजी क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 12 का करेक्ट आंसर कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किस वेग से हम जो है कोई चीज़ को फेंकेंगे तो पृथ्वी से वो बाहर जाइए, बोलते हैं ना पलायन वेग, यही होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए, कि पहाड़ी इलाकों में ठंडी रातों में पाइपें अक्सर काट दिए जाते हैं, क्योंकि क्यों काट दिए जाते हैं, काटे जाते हैं? 13 का करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि पाइप में उपस्थित जल क्षमता नहीं, जल जमता है और जमने पर जल प्रसारित होता है, जिस कारण पाइप फट जाता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति का हमको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो 14 का करेक्ट आंसर इज बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। भाई हमको अब हमारे बराबर का तो कोई मिरर नहीं लाते हो, ठीक है। अगर पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमको उसकी ऊंचाई का, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा लाएंगे तभी दिखेगा। तो ऑप्शन बी इज 14 का करेक्ट आंसर इज बी इज करेक्ट। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है? तो 15 का करेक्ट आंसर इज बी, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक क्या होता है, इसमें अम्ल होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये देखिए, न्यूक्लियर प्लांट्स में नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, कि क्या चीज़ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 16 का करेक्ट आंसर, हम उसमें विमंदक, मॉडरेटर के रूप में करते हैं, विमंदक के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मॉडरेटर है। तो 17 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी वस्तु ये क्वेश्चन भी पिछले बार रिपीट किया गया था कि निम्न वस्तु कौन सी ऐसी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती भाई? तो 17 का देखिए, गोबर में भी जीवाणु होता है, पौधों की पत्तियों में भी होता है, खाद्य पदार्थ में भी होता है, इन सबसे नष्ट हो जाए। तो प्लास्टिक ऐसा है जिसमें नहीं लगता। तो यही कि कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता, तो प्लास्टिक एक ऐसा व्यक्ति जो जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। तो 17 का करेक्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकतम संकेत देता है कि उसका, अगर कोई जल क्षेत्र है, अगर उसमें BOD की अधिक मात्रा आ जाए तो क्या संकेत को दे रहा है? तो 18 का करेक्ट आंसर इज सी, उसमें जो सीवेज होता है ना, गेटिंग पॉल्यूटेड बाय द सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। लाइकेन्स सबसे अच्छा सूचक होता है, 19 का करेक्ट आंसर इज ए, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20वां देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित नहीं है? हमको जो बीमारी होती है श्वसन से संबंधित, इसमें से कौन सी नहीं है? श्वास रोग, काली खांसी, निमोनिया, रिकेटस। तो 20 का करेक्ट आंसर इसका होगा डी। भाई रिकेटस तो पैरों का होता है ना, देखो श्वास रोग भी होता है, काली खांसी भी श्वसन से है, निमोनिया भी इसी से है, रिकेटस पैरों का होता है। बच्चों में पोलियो ना पिलाए तो बोलते हैं ना, वही वाला है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका। सामान्यतः वंध्यता क्या है? जनरली कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? ठीक, कई बार हिंदी में समझ नहीं आता है, इंग्लिश का देखना है तो यहाँ से समझ में आता है कि जनरली जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो क्या चीज़ होता है। तो 21 का करेक्ट आंसर, ये एक अनुवांशिक जो जेनेटिक कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करता है? तो 22 का करेक्ट आंसर इज सी, भाई DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग करता है वो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। तो 23 का करेक्ट आंसर इज डी, रक्त का थक्का न बनना, जो उत्पन्न करता है रक्त का थक्का, नो ब्लड कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीवों में अनियंत्रित माइटोसिस से कौन सा रोग होता है? तो 24 का करेक्ट आंसर इज बी, इसमें ये कैंसर रोग होता है। ठीक है, जीवों में अनियंत्रित माइटोसिस से कैंसर नामक रोग होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाथ या पैरों में उंगलियों की संख्या अधिक होने के कारण कौन सी बीमारी होती है, पूछ रहे हैं। तो 25 का करेक्ट आंसर इज ए, पटाउ सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। मतलब ये पटाउ नामक एक सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जिसके कारण पैर, हाथों में उंगलियों की संख्या अधिक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित विशेषता है। तो 26 का करेक्ट आंसर इज बी, ABT। सी को छोड़कर रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, बड़े फार्मों का विकास, ये गलत है, और अधिक उपज प्रकार के बीजों का भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ABT। 26 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 का, निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। 27 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं, सीधे विदेश निवेश उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है। अगर हम कोई भी देश में निवेश करेंगे तो उत्पादन क्षमता तो वृद्धि होगा ही। हाँ, विदेश निवेश गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है।
भाई कैसे गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करेगा? विदेश बाजार रोजगार के रास्तों को प्रोत्साहन करता है, बिल्कुल सत्य है। तो ए और सी करेक्ट है, तो 27 का करेक्ट आंसर इज ए। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 का। स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत आय बढ़ी है, ये कथन है कि स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत आय बढ़ी है। कारण बोलता है कि औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो हमको बताना है कि आप दोनों में से सही है गलत है। तो 28 का करेक्ट आंसर इज बी। कथन जो है, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन जो है, जो स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत आय बढ़ी है, कथन जो है कारण की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर की आपको जो पीडीएफ दूंगा उसके लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जितना आप वीडियो को देखा कीजिए, उसके बाद में क्या होगा, आपको आंसर की भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे आपको एक प्रैक्टिस और हो जाएगा कि अपने वीडियो में जो आंसर बता रहा हूँ उसी को आपको क्वेश्चन से सॉल्व करते जाना है सीधा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। अल्प विकसित क्यों? 29 का करेक्ट आंसर इज बी 1 2 3। क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण है, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो ये तीनों जो है सत्य है, अल्प विकसित देश कहा जाता है इसीलिए। तो 29 का ए बी इज करेक्ट है। ठीक है, 29 का बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में हमको बताना है। 30वां का करेक्ट आंसर इज सी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2005 में शुरू की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन। और इस योजना के तहत किसानों को उनकी खातों की, देखो किसान, इस योजना के तहत क्या है, किसानों को उनकी खेती, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं की पर्याप्त और समय अनुकूल साख समर्थन प्रदान करते हैं। तो 30वां का करेक्ट आंसर इज सी। दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों क्या है, नहीं नहीं, तो हमको 30 का करेक्ट आंसर बताना है सी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2005 में शुरू की गई थी, ये गलत है। तो 2005 में ये गलत है। ये कब, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से प्रारंभ है। ठीक है, ये क्या केसीसी जो बोलते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ अभी 2022 में बहुत सारे कुछ कुछ जो लाभ हैं उसके बारे में भी दिया गया, लेकिन सही जो 1998 से प्रारंभ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ओनली बी। तो करेक्ट सी होगा इसका आंसर। ठीक है, आप आंसर की भी मिला लेंगे, कई बार देखते देखते गलत हो जाता है, इसलिए। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग के? तो 31वां का करेक्ट आंसर इज डी 1 2 3। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों की सुनिश्चित करना, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि उचित मूल्य दरों पर उपलब्ध करवाकर उनकी हितों की रक्षा करना। तीनों सत्य है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 31 का क्या है, टी का करेक्ट होगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन। कथन बताता है 32 का कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक पहचान समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है। कारण बताता है कि इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। तो 32 का करेक्ट आंसर है बी। कथन और कारण तो दोनों सही है, किंतु कारण जो है कथन की व्याख्या, कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? तो 33 का करेक्ट आंसर इज ए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही ग्रामीण परिवारों को सीधी ऋण उपलब्ध कराती है। 34वां क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल होता है। 34 का करेक्ट आंसर इज सी। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर तीनों करता है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल है। 35 का देख लेते हैं कि आर्थिक सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समर्थित सूची में रखा गया है। तो 35 का करेक्ट आंसर सी होगा, बिल्कुल रखा गया है। भारत संविधान में विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्य दिया गया है, बिल्कुल सत्य है। वित्त आयोग के बारे में बताया गया 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। पहला वित्त आयोग जो है सन 1952 से 57 के बीच में बना था, बिल्कुल सही है। 15वां वित्त आयोग 2021 से 26 तक चलेगा, याद रखना, ये क्वेश्चन कहीं कहीं बन सकता है। और 15वें वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एन.के. सिंह हैं, पूछ सकता है कहीं कहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में तृतीयक क्षेत्र में शामिल कौन कौन सी चीज शामिल है तृतीयक क्षेत्र में? तो 37 का करेक्ट आंसर बी। भाई तृतीयक क्षेत्र में कौन से शामिल, व्यापार, परिवहन और वित्त, स्थावर संपदा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। संघ के बजट के संदर्भ निम्नलिखित
कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आता है? तो 38 का करेक्ट आंसर इज डी, सभी जो है संघ के बजट के अधीन आता है जो गैर योजना के अधीन में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। पेंशन आता है, पेंशन, वेतन, ब्याज अनुदान, रक्षा अनुदान सभी आता है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर वृद्धि की आशा की गई थी। तो 39 का करेक्ट आंसर इस निर्माण कार्यों में, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी टाइप का क्वेश्चन आप सीजीपीएससी, एसआई सभी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है बहुत। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जीडीपी के बारे में सत्य कथन को बताना है। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। भाई जीडीपी का मतलब कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि एक इसमें से एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं को बताकर मूल्य में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सत्य है। इसमें भारत में रह रहे विदेशी नागरिक की आय शामिल नहीं होती। भारत में रह रहे उसका कहाँ शामिल करते हैं? ये थोड़ी करते हैं। विदेश में रह रहे भारतीय की आय को शामिल नहीं करते, ये सत्य है जीडीपी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। विमुद्रीकरण का मतलब क्या है? क्या होता है विमुद्रीकरण? तो 41 का ए, 41 का सी जो है करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कानूनी निविदा के रूप में उसकी स्थिति की मुद्रा इकाई को अलग करना शामिल है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपूर्ति का नियम बताता है कि 42 का करेक्ट आंसर कि वस्तु की कीमत और आपूर्ति की मात्रा को बताता है कि वस्तु की कीमत क्या है और आपूर्ति की मात्रा कितनी है। वो आपूर्ति का नियम बताता है। तो ऑप्शन 42 का ए इज करेक्ट होगा। 43 देख लेते हैं कि दिए गए कथन आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच निम्नलिखित में से कौन से कथन को बताता है? तो 43 का बी इज करेक्ट होगा। आर्थिक विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक विशेषता को बताता है। साथ ही साथ आर्थिक वृद्धि केवल मात्रात्मक विशेषता बताना है। तो ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, दोनों सही हैं। सीमांत उपयोगिता हास्त्र नियम के लागू होने के कारण निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो 44 का करेक्ट आंसर इज ए, वस्तु की असीमित मात्रा में उपलब्धता, ये शामिल नहीं हुआ है। FEMA फेमा अंडर फेमा के अंतर्गत क्या शामिल है? इसके अंतर्गत क्या शामिल है? बी, विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार और सरल कर दिया गया था, ये शामिल किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। 46 का करेक्ट आंसर इज डी, सभी को सीमा शुल्क दरों में कमी करोगे तो वह विदेशी व्यापार बढ़ेंगे, निर्यातों की विदेशी बाजार में ऋण लेने की सुविधा सभी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में इनका स्थान किन आधार पर तय होता है? तो 47 का करेक्ट आंसर इज डी। लोगों के शैक्षणिक स्तर को देखते हैं, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हैं, जीवन स्तर को देखते हैं, तीनों सत्य है। 48 देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक उछाल का कारण है? तो आर्थिक उछाल का कारण क्या है? तो 48 का करेक्ट आंसर इज ए, उधार लेने की कम लागत और सरकारों द्वारा करों में कमी की गई है, यह आर्थिक उछाल का कारण है। NSSO और CSO का विलय किस तिथि को हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर में भी बनता है, 23 मई 2019 को। ठीक है, ये विलय हुआ गया था NSSO का CSO में। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट? 49 का करेक्ट आंसर इज डी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, दोनों सत्य है यह छोड़ के। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन बनेगा वर्ष 2021-22। तो देख लेते हैं 51 का क्वेश्चन कि 2021-22 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति में जो कर राजस्व का योगदान कितना है। तो इस बार भी देखिए 1 से लेके 8 अध्याय तक का जो हम आर्थिक संरचना का था क्वेश्चन दिया हुआ था, बाकी फिर से इस संडे को आएगा। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर 51 का बी, 61%। जो देखिए आंकड़े बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है याद करना। 61% जो है राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान है, तो बी करेक्ट आंसर है। 2021-22 में बजट अनुमान के अनुसार कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान है, तो 52 का करेक्ट आंसर इज ए। स्वयं का कर राजस्व में जो बजट के अनुमान में कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है, जो टैक्स रेवेन्यू आता है ना खुद का, उसी का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 53 देख लेते हैं कि 2021-22 में बजट अनुमान के अनुसार गैर कर राजस्व सर्वाधिक योगदान है, तो 53 का करेक्ट आंसर इज सी,
दोनों सत्य है। गैर का स्वयं कर राजस्व, गैर कर राजस्व को केंद्रीय सहायता मिलता है। तो 53 का करेक्ट आंसर इज सी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि साख सरकारी समितियों की संख्या, आपने अगर पार्ट नहीं देखा होगा आर्थिक सर्वेक्षण का, तो वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ये सभी चीज़ को मैंने उसमें एमसीक्यू के माध्यम से बताया हुआ था कि प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है। तो 54 का करेक्ट आंसर इज सी, 258 सही है। तो इसी से मैं रिलेटेड कुछ चीज़ बता देता हूँ ताकि जो है इसमें कवर का काम कर ले। बहुत सारे इसी से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये प्राथमिक कृषि साक्ष्य जो बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ देख लेते हैं। पहला क्या चीज़ कि धान उपार्जन केंद्र कितना था 2021, जून 2021 का अगर पूछेगा तो 23/11, ठीक है। और प्राथमिक कृषि साख समिति तो हमने देखा 2058 था, ठीक है। 2000 ये जो था वही है प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या। अगर समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी है पूछेगा तो 29.05 लाख कृषक जो हैं उसके सदस्य हैं। अगर कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है तो 69 उपज मंडी, कृषि उपज मंडियां हैं। और उप मंडियां अलग होता है, ये उपज मंडियां, अगर उप मंडियां बोलेगा तो 118। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी कन्फ्यूजन भरा रहता है। इसको अच्छे से आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो याद रहेगा। अब मई 2019 की स्थिति में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत में देखिए 1,40,93,072 खाते खोले गए हैं, जिसमें से कितना प्रतिशत अभी सक्रिय मात्रा में है पूछ रहा है, कितना सक्रिय है। तो 55 का करेक्ट आंसर इज डी, 83% जो है अभी सक्रिय है, ठीक है। तो 83% डी ऑप्शन दिया है इसमें, देखिए 83% जो अभी सक्रिय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना के विषय में कौन सा सही है नहीं है पूछा है। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, 3 चरणों में दिया जाता है। ये शिशु ऋण योजना के तहत बिल्कुल सही है और 3 दिया था। ये वृहद नहीं, इसलिए 4 नहीं है, ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका मैं डेप्थ में बता देता हूँ। तो ये 3 चरणों में दिया जाता है। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है शिशु योजना, जो ऋण योजना है, इसमें क्या होता है कि 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। उसके बाद में किशोर लोन योजना आती है, किशोर ऋण योजना, इसमें क्या है 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है। उसके बाद लास्ट आता है तरुण ऋण योजना, ये 5 लाख से 10 लाख का दिया जाता है। तो 3 चरणों में दिया जाता है। तो देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ किस में है। तो हमको बताना है सही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत है। तो इसका 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी गलत है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट ई शक्ति योजना, जो सॉरी योजना बोल रहा हूँ, ई शक्ति कार्यक्रम का संबंध है क्या चीज़ से ई शक्ति कार्यक्रम का संबंध, तो 57 का करेक्ट आंसर इज ए। ये जो है स्व सहायता समूहों के डिजाइन क्या, अच्छा डिजिटलाइजेशन के लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, जो स्वयं सहायता समूह उसको डिजिटली किया गया है उसके लिए। नवंबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषक क्लब कार्यरत कितने हैं, तो 58 का करेक्ट आंसर इज 700 कृषि क्लब कार्यरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने बाड़ी परियोजना जो है स्वीकृत की गई है, तो 59 का करेक्ट आंसर इज डी, 85 जो बाड़ी योजना है वो अभी स्वीकृत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 का देख लेते हैं कि अल्पकालीन जो कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण के संबंध में बताना है। तो 60 का करेक्ट आंसर इज डी, सभी सत्य है। अल्पकालीन कृषि ऋण भी दिया जाता है, गोपालन हेतु भी दिया जाता है, मत्स्य हेतु भी दिया जाता है, उद्यानी हेतु भी दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 लिखना चाहिए से 0 ब्याज प्रतिशत दर निम्नलिखित ऋण सुविधा प्रदान की गई है। तो 61 का करेक्ट आंसर भाई ये अल्प अवधि के लिए दिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिया जाता। जो कृषि ऋण योजना जो मतलब जो ऋण दिया जाता है ना छत्तीसगढ़ में, जो 2013-14 से प्रारंभ है, वो मध्य अल्प के समय के लिए दिया जाता है, शॉर्ट टर्म। निम्नलिखित में से कौन से सहकारी शक्कर कारखाना की पेराई क्षमता अधिक है, तो 62 का करेक्ट आंसर इज ए, रामहेपुर का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अब प्रदेश में निम्नलिखित जो निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना के विषय में सही कौन सा है, जो निर्माणाधीन है अभी, तो 63 का करेक्ट आंसर इज बी, फर्स्ट वृहद है, फोर्थ, थर्ड 333 और एनिकट
डैम है 161, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध जल क्षेत्र का कितना हिस्सा मत्स्य पालन के लिए उपयोग किया जाता है। 64 का करेक्ट आंसर इज डी। 94% जो है जल मत्स्य के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं पशु जनगणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कितने पशुधन का घनत्व है। 65 का करेक्ट आंसर इज सी 115। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है। आपको पता है कि एक मानक बोरा वाला 50,000 तेंदुपत्ता वही है। तो 66 का करेक्ट आंसर इज बी। 9.73% का उत्पादन हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की भारतीय राज्य वन प्रतिवेदन के आधार पर स्थिति सुमेलित नहीं है। तो 67 का करेक्ट आंसर इज सी। फर्स्ट और सेकंड जो है सुमेलित नहीं कि अति सघन वन दूसरा राज्य है, सामान्य सघन वन तीसरा राज्य। ये गलत है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति में। 68 देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित राष्ट्रीय लघु वनज कौन कौन सा है। तो 68 का करेक्ट आंसर इज सी। भाई हमारे यहाँ तेंदुपत्ता भी है, धावड़ा भी है और कुल्लू गोंद, ये सब राष्ट्रीय लघु वन उपज है, साल बीज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैव जो बहुत भौगोलिक दृष्टिकोण में से शामिल छत्तीसगढ़ शामिल है। जैव भौगोलिक, भाई जैव भौगोलिक में कौन सा शामिल है। दक्कन जैव क्षेत्र में। तो ऑप्शन 69 का करेक्ट आंसर इज ए। 70 का देख ले कि वन संसाधन के संदर्भ में हमको बताना है। 70 का करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सी बी बस करेक्ट है क्योंकि ये गलत दिया है। 55 नहीं है, 59 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वानिकी का योगदान कितना है। 71 का करेक्ट। 2.7%, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वन संसाधन के वैधानिक वर्गीकरण का हिस्सा है। तो 72 का करेक्ट आंसर इज ए। संरक्षित वन आता है हमारे यहाँ, आरक्षित वन है। भाई हमारे यहाँ 3 तरीके होते हैं ना, संरक्षित, आरक्षित और मिश्रित भी है। तो वन संसाधन वैधानिक वर्गीकरण का हिस्सा है संरक्षित वन। ठीक है, तो ए इज करेक्ट। 73 का देख लेते हैं कि कथन बोलता है कि छत्तीसगढ़ भारत संघ का चौथा बड़ा राज्य है और कारण बोलता है कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हो। 59,772 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो 73 का करेक्ट आंसर इज बी। कथन गलत है लेकिन कारण बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंचाई के साधनों को उसके योगदान के आधार पर घटते क्रम में जमाना है। तो 74 का करेक्ट आंसर इज डी। सबसे पहले घटते क्रम में जलाशयों से लेते हैं, फिर नलकूपों से, फिर तालाबों से, फिर कुओं से। ठीक है, वर्ष 2020 में धान के पश्चात सर्वाधिक क्षेत्र में बोया गया खाद्यान्न फसल है। 75 का करेक्ट आंसर इज चना बोया गया है सबसे ज़्यादा धान के बाद। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार असंगत कथन कौन सा है। तो 76 का करेक्ट आंसर इज बी। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भाई ये तो 2 पॉइंट है ना, ये तो ऑप्शन बी गलत दिख रहा है। 2.11 है। बाकी 16वां बड़ा राज्य बिल्कुल सत्य है। 99 लिंगानुपात, 5वां स्थान भी है। 70% साक्षरता है। 2.1 आता है, ये 4 पॉइंट लिखा है, गलत है ये, तो ऑप्शन बी गलत है। 77 का देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 2030 तक लाने का लक्ष्य कितना रखा गया है। अभी शिशु मृत्यु दर 40 हो रही है, ठीक है, वर्तमान में, लेकिन इसको 2030 तक ये प्रति 1000 में होता है, तो 15 तक लाने का लक्ष्य रखा गया। तो 77 का सी इज करेक्ट। किस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि स्थिर भाव ऋणात्मक दर्ज की गई। तो 78 का सी इज करेक्ट। 2021 में, क्योंकि इस टाइम जो है कोरोना का समय चल रहा था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर अनुमानित है कितना परसेंट का। तो 79 का 20 करेक्ट। 3.88% वृद्धि दर अनुमानित है कृषि क्षेत्र में। अब हमको यहाँ पे असत्य कथन को बताना है। तो 80 का असत्य कथन बोलता है 2 और 3 जो है गलत है। कैसे। कृषि संबंध क्षेत्र में जीडीपी का योगदान बिल्कुल 16% है, ये गलत है, ये गलत है। और हमको क्या बताना है, असत्य कथन को, असत्य कथन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ थी। 81 का करेक्ट आंसर सी, मुंगेली जिला में है, अनुसूचित जाति है। और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले का संयुक्त में 82 का करेक्ट आंसर इज ए, सुकमा और रायपुर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात जिलों का क्रम में बताना है। तो 83 का करेक्ट आंसर इज ए, कोंडागांव,
फिर दंतेवाड़ा, बालोद, फिर गरियाबंद। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है 84 का करेक्ट आंसर इज सी रायगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अति न्यूनतम शहरीकरण वाले जिला कौन सा है, तो 85 का करेक्ट आंसर इज बी दुर्ग और बलरामपुर। असत्य कथन बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 86 का करेक्ट आंसर इज बी होगा। न्यूनतम साक्षरता दर बीजापुर में दर्ज की गई है, जो कि ये असत्य है। जनगणना 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में साक्षर युवा युवा अब देखो युवा में जो कितने साक्षर जनसंख्या उसको बताना है, जो 15 से 24 साल के बीच है, तो 87 का करेक्ट आंसर इज ए 28%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से जो है मद शामिल हैं, तो 88 का करेक्ट आंसर इज डी सभी मद शामिल हैं। फसलें, पशुपालन, मत्स्य खनन सभी। खनन को छोड़ के नहीं नहीं, खनन भी तो शामिल है ना, प्राथमिक क्षेत्र में भी आते हैं। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 89 का करेक्ट आंसर इज बी 1,18,401, जो कि प्रचलित भाव में है निवल राज्य में। यहाँ पे 2021-22 प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है सकल राज्य घरेलू स्थिर भाव में, तो 90 का करेक्ट आंसर इज डी 92,091। छत्तीसगढ़ की राज्य अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के अनुसार असत्य कथन को बताना है, तो 91 का करेक्ट आंसर इज ए जो है असत्य है। 92 का छत्तीसगढ़ 2021-22 छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, 92 का 10%। फसल क्षेत्र में 10.09%। और द्वितीयक क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, तो 93 का करेक्ट आंसर इज बी 40%, 40.25%। छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में योगदान के आधार पर सही क्रम बताना है, तो 94 का करेक्ट आंसर इज बी फसल, खनन उत्खनन, मत्स्य और वन उद्योग, पशुपालन। नवंबर 2021 की स्थिति में राज्य में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बताना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 95 का सी इज करेक्ट है, 13,224 है, 244। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 96 का बी 2012 से प्रारंभ है। और जो पीडीएस योजना प्रारंभ की गई है कब से, ये 2 अक्टूबर 2019 से, गांधी जयंती। नवंबर 2021 की स्थिति में प्रचलित राशन कार्डों की संख्या है 68,92,000, सी इज करेक्ट। 99 का करेक्ट आंसर इज सी, दोनों सत्य है। कि शहरी क्षेत्र सार्वजनिक दुकानें कहाँ है उचित मूल्य, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में, नादगांव में। 100 का क्वेश्चन कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस जिले के सार्वजनिक राशन कार्ड प्रचलित हैं, तो 100 का ए रायपुर में। तो इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आंसर की सही चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप।